स्टूडेंट, हम दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल करने के वज्रगुणन विधि के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में पढ़ लिया है। आज के इस भाग में हम वज्रगुणन विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है। इस मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में सबसे पहले हम उसको जो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है, जो भी इक्वेशन हमारे पास दिए गए रहते हैं, उसको रैखिक व्यापक समीकरण जो होता है उसमें उसके रूप में लिख लेते हैं। और उसके बाद एक फार्मूला होता है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का है, उसमें प्रयोग करते हुए एक्स और वाई के मान निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि वो फार्मूला कैसे आता है। तो सबसे पहले यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप हमने लिख लिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करके x और y के मान निकालेंगे, जिससे हमको x और y में एक फार्मूला मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले देखिए विलोपन विधि में करते क्या है कि किसी भी एक चर राशि के कोफिशिएंट गुणांक को बराबर करते हैं और फिर या तो घटाते हैं या फिर जोड़ करके उसको विलोपित करते हैं। तो यहाँ हम ये कर रहे हैं कि समीकरण 1 में जो है b2 तथा समीकरण 2 में b1 से गुणा करते हैं। इसमें b2 से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ b1 b2 हो जाएगा, और समीकरण 2 में b1 से इसलिए गुणा कर रहे हैं कि यहाँ b1 b2 हो जाएगा। और उसके बाद इसको घटाने पर, इसके बाद इसको घटा देंगे तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। जब आप 1 में b2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, b2a1x प्लस b1b2y b2c1 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन जो हो जाएगा a2b1x b1b2y प्लस b1c2 इक्वल टू 0। अब जब आप इसको इसमें घटाएंगे तो यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए ये दोनों b1 b2y है, ये भी b1 b2y है, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, देखिए इन दोनों में x हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा b2a1 माइनस a2b1 x, और ये देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस b2c1 माइनस b1c2 इक्वल टू 0। अब आप इसको देखिए, इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं और इस टोटल टर्म से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, तो x इक्वल टू हो जाएगा जब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ आप लिख लीजिए b1c2, ये माइनस हो जाएगा b2c1 अपॉन, हम इसको थोड़ा सा इसको पर लिख लेते हैं a1b2 माइनस a2b1। ये इक्वेशन नंबर 3 इसको बना लेते हैं। ये देखिए यही आपका x की वैल्यू है। अब आप क्या करिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि आप x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको जो y है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, c1a2 माइनस c2a1, और नीचे ये मिलेगा a1b2 माइनस a2b1। ये आपका y हो गया, इसको इक्वेशन नंबर आप 4 मान लीजिए। तो इस प्रकार x और y के मान मिल जाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यदि यही 0 हो गया तो फिर x और y के मान इनफाइनाइट हो जाएंगे, सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो ये जो इसकी वैल्यू नॉट 0 होती है, यहाँ एक कंडीशन ये फाइंड आउट होती है। कंडीशन फर्स्ट कि क्या होगा जब ये a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू 0 हो। तो जब यदि ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आप इसको लिख सकते हैं कि a1b2 नॉट इक्वल टू a2b1। यहाँ से आप इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यानी यदि ये 0 नहीं है तो ये इस तरह का कंडीशन फॉलो करता है, और इस तरह के कंडीशन को आप जानते हैं क्या होता है। इस तरीका का जब भी कंडीशन मिलता है तो हमारे पास जो भी समीकरण होता है उसका अद्वितीय हल होता है।
सिर्फ और सिर्फ ए का ही सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन यदि मान लीजिए यदि इसकी वैल्यू 0 हो गई तो आइए दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल टू 0, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो गया। अब हम इसको एक कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के मान लेते हैं। यहाँ से आप देखिए A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा KA2, और B1 इक्वल टू जब इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा B1 KB2। अब ये जो A1 B1 के जो मान है वो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या था, ये देखिए A1x प्लस B1y प्लस A1, यहाँ A1 B1 के मान हम रख देंगे तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा K2x प्लस KB2y प्लस C1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से K यदि कॉमन लेंगे A2x प्लस B2y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये समीकरण को यदि आप कंपेयर करें समीकरण 2 से जो हमारे पास ऊपर था A2x प्लस B2y प्लस C2, और वहाँ क्या है A2x प्लस B2y प्लस C1, तो यदि कंपेरिजन करें तो समीकरण ये जो नया 5 हमारा बना हुआ है ये 2 को तभी सेटिस्फाई कर सकता है जब यहाँ क्या हो C1 के जगह KC2 हो, तभी हम यहाँ से के कॉमन ले लेंगे और यहाँ A2x प्लस B2y प्लस C2, ये जो टोटल समीकरण 5 है समीकरण 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही हमने लिखा हुआ कि 5 और 2 तभी संतुष्ट हो सकते हैं जब C1 इक्वल टू KC2, और यहाँ से आप इसको ट्रांसफर करेंगे C1/C2 इक्वल टू के, तो यहाँ आप लिख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 इक्वल टू के, तो इसका मतलब ये हो गया कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल टू के। और एक किस टाइप का कंडीशन है, यह कंडीशन है जब हमारे पास जो जो रेखाएं हैं वो समपाती हो जाती हैं, कोइंसिडेंस हो जाती है, और ऐसे कंडीशन में जो हमारे हल होते हैं वो अनेक होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब एक और लास्ट कंडीशन ये बनती है कि जब आप ये इक्वल टू ले रहे हैं तभी इक्वेशन 2 सेटिस्फाई कर रहा है 5 को, लेकिन यदि मान लीजिए यदि यह नॉट इक्वल टू होता, नहीं सेटिस्फाई करता, तो फिर क्या होता। तो यदि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो आप देखिए आप A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर होते हैं, और यहाँ से C1/C2 नॉट इक्वल टू के, मतलब ये C1/C2 जो है के इक्वल नहीं होता। तो आप जानते हैं कि जब इस तरीके का कंडीशन होता है तो ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता है, और ये एक दूसरे के पैरेलल वाली कंडीशन है। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगे। अब इसके बाद हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं जो हमने फाइंड आउट किया है एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में उसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, एक्स अपॉन B1C2 माइनस B2C1 वाई अपॉन दिस और 1/, ये इसलिए क्योंकि आप देखिए एक्स इक्वल टू आपका क्या था B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 था। जब आप इसको इक्वल लिखेंगे तो ये टर्म जो है यहाँ चला जाएगा, और देखिए आपका, और इसको आप 1 मिनट के लिए ढक लीजिए तो एक्स का देखिए फार्मूला बन जाएगा, और ठीक है ऐसे जब वाई इक्वल टू आप लिखेंगे ये यहाँ चला जाएगा तो आपका वाई का ही फार्मूला चला जाएगा, बन जाएगा। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। आप इसको अगर ऐसे भी याद कर सकते हैं तो आप यहाँ से एक्स वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको एक ईजी वे में यदि आपको याद रखना तो ये देखिए ये हमने एक क्रॉस जैसा फिगर बनाया है। आप यहाँ देखिए एक्स वाले में आप यहाँ शुरू करिए, देखिए B1 जैसे अगर एक साइक्लिक रोटेशन में ए के बाद बी के बाद सी आता है, हमने यहाँ बी यूज किया है तो बी ऊपर 1 वाला है, नीचे ये 1 की कैटेगरी है 2 वाला, तो B1 के बाद यहाँ क्या आएगा C1, और C1 के बाद क्या BC के बाद फिर वापस A, और A के बाद क्या आ जाएगा B1। ऐसे यहाँ जो ऊपर टर्म्स थे उसको आप 2 में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए आपका जो यक्स लिखेंगे तो देखिए एरो का मतलब ये है कि इनका सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस होगा ये टर्म। तो देखिए एक्स B1C2 माइनस B2C1, देखिए आपका B1C2 माइनस B2C1, और अपॉन में आप याद रखिएगा इसका मल्टीप्लिकेशन A1B2 माइनस A2B1। फिर आप जो y की बात करेंगे तो ऊपर क्या होगा C1A2 माइनस C2A1, और अपॉन में क्या होगा A1B2 माइनस A2B1। तो ये याद रखने के लिए है, और ये आपका फार्मूला है, इससे आप एक्स वाई निकाल सकते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हुए। तो हमारा जो पहला प्रश्न है 3.5 एक्सरसाइज का, कि निम्नलिखित समीकरण युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। हमारे पास इसमें कुल 4 क्वेश्चन है, इसमें आपको फाइंड आउट करना अद्वितीय है या कोई हल नहीं है या फिर अनेक हल है। यदि अद्वितीय होगा तो वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे, नहीं तो बाकी सन में सिर्फ फाइंड आउट करते हुए छोड़ देंगे। तो अभी हमने पिछले 3 कंडीशन पढ़ा हुआ है, उस कंडीशन के हिसाब से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन थी आप यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए,
A1 इक्वल टू क्या है 1, B1 इक्वल टू -3 और C1 इक्वल टू भी -3, A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू -9, C2 इक्वल टू -2। अब आप चेक कर लीजिए, आप यहाँ चेक करेंगे तो A1/A2 देखिए क्या हो जाएगा 1/3, B1/B2 जो है क्या हो जाएगा -3/-9, तो दैट इज 1/3, और आपका C1/C2 यदि आप चेक करेंगे तो 3/2। तो आपका कंडीशन क्या मिला कि A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल हैं, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो आपने अभी भी कंडीशन पढ़ा हुआ, यही आपका 3 कंडीशन है, जिसमें से ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब कोई हल नहीं है। तो इसका यहाँ लिख देंगे कोई हल नहीं, और यही आपका आंसर, क्योंकि अद्वितीय जब होगा तभी आपको वजह गुणन विधि से एक्स वाई के मान निकालने हैं। अगला ये यहाँ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जब आप चेक करेंगे तो A1/A2 जो है 2/3 है, B1/B2 जो है 1/2 है, और C1/C2 जो है, आप इसको इधर करेंगे तो -5, इसको करेंगे -8, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर आएगा 5/8। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो आपको पता है कि ऐसे कंडीशन में अद्वितीय हल होता है, और जब अद्वितीय हल है तो हमको वज्रगुणन विधि का प्रयोग करना। तो वज्रगुणन विधि से जो है यक्स का मान क्या होता है, तो यहाँ से आप यक्स इक्वल टू जो मान है हम रख देंगे, वाई इक्वल टू रख देंगे, और एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से यक्स इक्वल टू सबसे पहले एक बार फार्मूला लिख लीजिए कि B1C2 - B2C1 अपॉन A1B2 - A2B1, और इस फार्मूले में जो जो वैल्यू है उसको रख लीजिए। B1 की वैल्यू क्या है 1, C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू है -8। आप इसको पहले जो व्यापक फार्मूला है उसमें आप लिख देंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। -B2 की जगह क्या है आपका 2, और C1 की जगह आपका क्या है -5, A1 की जगह आपका क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय B2 की जगह क्या है 2 माइनस A2 की जगह क्या है आपका 3, और B1 की जगह आपका क्या है 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। -8 + 10/4 - 3, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई 2। इसी तरह वाई का भी फार्मूला आप लिख लेंगे। और वाई की वैल्यू आप यूज करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा वाई का। C1 की वैल्यू कितनी है -5 मल्टीप्लाई बाई A2 कितना है 3 माइनस C2 कितना है -8 मल्टीप्लाई बाई A1 कितना है 2। तो आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या करना है वज्रगुणन विधि में, सबसे पहले उसको व्यापक फॉर्म में लिखना है। व्यापक फॉर्म में लिखने के बाद x और y का जो मैंने फार्मूला फाइंड आउट किया उस फार्मूले में पुट करना है, और x और y के मान निकाल लेने हैं। अगला क्वेश्चन है 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। तो यहाँ चेक कर लीजिए कि A1/A2 3/6 दैट इज 1/2, B1/B2 की जो वैल्यू है -5/-10, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2, और C1/C2 जब चेक करेंगे तो -20/-40, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार आपको क्या मिला कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। और ऐसे कंडीशन में आपके पास क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और इसको वज्रगुणन विधि सॉल्व नहीं करना, क्योंकि जो अद्वितीय है सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करना है। यहाँ भी आइए चेक कर लेते हैं जो 4th क्वेश्चन है। A1/A2 कितना होगा 1/3, B1/B2 कितना आएगा -3/-3 दैट इज 1, और C1/C2 कितना हो जाएगा 7/15। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अद्वितीय हल होंगे।
यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। इसको वजीकरण विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन व्यापक रूप में है ही। एक्स और वाई के जो फार्मूले हैं उस फार्मूले को लिखते हैं पहले। अब इस फार्मूले में वैल्यू को पुटअप कर दीजिए और वाई के वैल्यू को भी पुटअप कर लेंगे तो हमारा एक्स और वाई का आंसर मिल जाएगा। b1 की वैल्यू अगर वहाँ से आप देखें तो क्या है, -3 मल्टीप्लाई बाई c1 है, c2 है, c2 की वैल्यू क्या है -15, माइनस b2 कितना है आपके पास, b2 है b2 है 3 और आपका c1 है -7। इस तरीके से आप लिख लेंगे। a1 कितना है आपके पास 1, b2 मल्टीप्लाई बाई -3 माइनस a2 3 मल्टीप्लाई बाई b1 -3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 45 -21 अपॉन -3 प्लस 9। सॉल्व करने पे कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 24/6 जो कि आएगा आपका 4। इसी तरह का इसके भी वैल्यू को भी पुटअप कर लेते हैं। -7 मल्टीप्लाई बाई ए टू 3 है आपका, c2 की वैल्यू -15 है, मल्टीप्लाई बाई a1 आपका 1 है और नीचे आप इसी को रिपीट कर देंगे क्योंकि वही आपका वैल्यू है। जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -21 प्लस 15 6/6 दैट इज 1। तो इस तरीके से आपका जो सॉल्यूशन होगा x = 4 और y = 1 हमारा आंसर मिल जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। ए और बी के किस मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के योग अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं, इसको यदि आप व्यापक रूप में लिख लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये कन्वर्ट होकर कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको आपको दिखाना है कि ए और बी जो इसमें प्रयोग किए गए हैं उनके किस ऐसे मानों के लिए ये जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आपको पता है अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 b1/b2 जो है c1/c2 के इक्वल होता है। ये जब होता है तभी आपका अपरिमित होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करके जो इसमें ए बी है उसका मान निकालेंगे। तो आप अगर कंपेयर करें तो ए1 क्या है 2 और ए2 क्या है a-b, b1 क्या है 3 और b2 की वैल्यू क्या है a+b, c1 क्या है -7 और यहाँ आपके पास c2 क्या है -3a+b-2। तो ये आपने वैल्यू रख लिया। अब यहाँ से आप सॉल्व करके आप ए और बी की वैल्यू निकालिए। तो इन दोनों के यदि आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2a + 2b 3a - 3b। इसको उधर लेके जाइए, क्या हो जाएगा 3a - 2 है a और इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2b, तो -5b = 0। ये देखिए आपके पास एक इक्वेशन बन गया। अब ए और बी में से किसी भी दो को सॉल्व करके चेक करिए। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा -6a - 2b और +4 = -7 + 7b। यहाँ से हम इसको इधर लेके चलते हैं 6a, इसको भी उधर लेके चलते हैं तो +2b, तो क्या आ जाएगा +9b - 4 = 0। तो ये देखिए हमारे पास ए और बी में दो इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको एलिमिनेट करके जिस मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हो आप सॉल्व करके ए और बी के मान निकालिए। तो हम इसमें जो है 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा 6a + 9b - 4। इसमें क्या करते हैं 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा
और इसमें से आपको क्या मिलेगा, ये देखिए 7a होगा, तो इसको जब उधर लेके जाएंगे तो ये आपका -a होगा। और -a तो आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा आपका 4b -4 = 0, दैट इज b = 1। और जैसे b = 1 आएगा तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से b = 1 जैसे आप रखेंगे a = 5, तो इसका मतलब a = 5 और b = 1 के लिए ये जो आपका इक्वेशन है इसके अपरिमित हल होंगे। अब इसी तरीके से अगला जो है इसमें पूछ रहा है कि के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं है। तो आप जानते हैं कि a1/a2 b1/b2 जब नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो हमारा इस जो इक्वेशन होता है उसका कोई हल नहीं होता है। तो आप इसमें a1 b1 का वैल्यू रख के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a1 क्या है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, a1 की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा 2k - 1, b1 की वैल्यू है 1, ये हो जाएगा k - 1 नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है -1 -2k + 1। इन दोनों को यदि आप सॉल्व करेंगे तो 3k - 3 = 2k - 1, इसको इधर लेके आएंगे तो k, इसको उधर लेके जाएंगे +3 तो 2, तो k = 2 के लिए इसका जब k की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब इसके आगे के जितने भी प्रश्न हैं उसको अगले वीडियोस में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और इसके पिछले भाग का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।